गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज वाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं और ये जो वीडियो है ये न केवल बीए करने वाले विद्यार्थियों के लिए बल्कि एमए और यहाँ तक कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। आज पर बात करेंगे विश्व के विभिन्न देशों में जो विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां प्रचलित है उनके बारे में। जैसे कि भारत में हम जो शासन व्यवस्था देखते हैं उस शासन व्यवस्था में हमारे जो प्रतिनिधि है उन प्रतिनिधियों का चुनाव का ढंग क्या है, क्योंकि पूरे विश्व में प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं वो प्रचलित है और उसके कारण से हमें यानी कि मतदाताओं को या आम जनता को अपने प्रतिनिधि चुनना होता है। तो ये जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं इसके संदर्भ में विश्व के विभिन्न देशों में क्या व्यवस्थाएं प्रचलित है, क्या निर्वाचन प्रणालियां प्रचलित है, मोटे तौर पर जो भी चीज़ें हैं हम उनके ऊपर आज दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणालियाँ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत मोटे तौर पर 3 प्रकार की निर्वाचन प्रणालियाँ प्रचलित हैं। यानी कि अगर पूरे विश्व का आकलन करें तो पूरे विश्व में मोटे तौर पर 3 प्रकार की प्रणालियाँ, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं, 3 प्रकार का चुनावी सिस्टम मौजूद है। इनको कहते हैं बहुमत प्रणाली, पूर्ण बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी ये 3 प्रकार की मोटी मोटी जो शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन की जो चीज़ें हैं वो मौजूद है। अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में अलग अलग प्रणालियाँ अपनाई गई है। इसको हम बहुमत प्रणाली कहते हैं, एक पूर्ण बहुमत प्रणाली होती है और एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इनके बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले बहुमत प्रणाली, जब एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार हो, प्रत्येक बात पर अपन फोकस करेंगे। इसमें पहली लाइन आई है जब एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, इसका मतलब समझिए, एक सदस्यीय मतलब होता है जिस क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाना हो, एक से अधिक नहीं। एक होता है बहुसदस्यीय जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति चुने जाने हैं। एक होता है एक सदस्यीय जहां पर खड़े कितने भी हो सकते हैं लेकिन चुना एक ही जाएगा। जैसे कि भारत है, भारत के जितने भी चुनाव का सिस्टम है, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभाओं का हो, या जो हमारे निचले स्तर के जो सिस्टम है जैसे कि ग्रामीण व्यवस्थाएं, नगरीय व्यवस्थाएं, इन सब में ये सिस्टम व्याप्त है। चुनाव और चुनाव का सिस्टम एक सदस्यीय है, यानी कि क्षेत्र कितना ही हो, उम्मीदवार कितने भी हो, चुने एक ही जाने। तो पहली शर्त है निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होना चाहिए और दूसरा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार हो। हालांकि ये कोई इतनी आवश्यक शर्त नहीं है कि चुनाव रद्द ही कर दिया जाए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 2 व्यक्तियों में डायरेक्ट फाइट हो सकती है, लेकिन अपन ये मानकर चलते हैं कि 2 व्यक्तियों में डायरेक्ट फाइट का मतलब सीधी फाइट या सीधा चुनाव, जबकि 2 से अधिक हो तो उम्मीदवार के पास पसंदगी ज़्यादा रहती है। इसलिए अपन ये मानकर चलते हैं कि कम से कम 3 उम्मीदवार होने चाहिए। मतदाता इनमें से किसी एक को मत देता है। जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, 3, 4, 5, 6, जितने भी 10, 20, जितने भी, भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं मतदाता उनमें से किसी एक को वोट देगा और सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार विजयी होता है। उसे बहुमत प्रणाली कहते हैं। हमारे भारत में आप समझते हैं, जानते हैं, यही सिस्टम है। कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, मतदाता जितने भी संख्या होती है उनमें से किसी एक को, जिसको वो पसंद करता है, उसको वोट देगा और उसके बाद जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उससे ही विजेता घोषित किया जाता है। इसे कहते हैं बहुमत प्रणाली। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यह ब्रिटिश संसद, अमेरिकी संसद और भारत में लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में
अपनाई गई है। यानी कि ये जो सिस्टम है बहुमत प्रणाली, ये कुछ देशों में प्रचलित है। मुख्य रूप से ब्रिटेन की संसद का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। अमेरिकी संसद जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उसके दोनों सदन है, उनका चुनाव भी इसी प्रणाली से होता है। और भारत में भी लोकसभा का और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव भी इसी प्रणाली से होता है। दूसरी है पूर्ण बहुमत प्रणाली। इसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 3 से अधिक उम्मीदवार होने चाहिए। बात वही है जो अभी अपन ने की थी। बहुमत प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा, एक सदस्यीय, मैं भी क्लियर कर चुका हूं। इसका मतलब होता है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाला व्यक्ति एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं। बहुसदस्यीय में एक से ज्यादा जीतते हैं और एक सदस्यीय में केवल एक व्यक्ति जीतता है, खड़े कितने भी हो सकते हैं। दूसरी बात वही है कि कम से कम 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवार होने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करना जरूरी हो, यानी 50% से अधिक वोट। इसको आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। अभी अपन ने बात की थी जो अपनी वाली बहुमत प्रणाली है भारत में, इसमें जितने भी वोट डाले गए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो जीतता है। अगर किसी उम्मीदवार ने किसी दूसरे उम्मीदवार के या विपक्षी के वोट से एक वोट भी ज्यादा प्राप्त कर लिया तो भी वो विजेता होगा। आपको ध्यान होगा कि एक बार नाथद्वारा सीट से जो कांग्रेस में सीपी जोशी हुआ करते थे पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष, वो मात्र एक वोट से हार गए थे, सिर्फ एक वोट से। इसका मतलब जीतने वाले प्रत्याशी ने सीपी जोशी से सिर्फ और सिर्फ एक वोट ही ज्यादा पाया था। तो वहां पर यह नहीं देखा जाता कि आपके वोट कितने ज्यादा है, वहां पर यह देखा जाता है कि आपके वोट सामने वाले प्रत्याशी से ज्यादा है, चाहे एक ही ज्यादा हो, आप विजेता है। लेकिन यहां पर क्या देखा जाता है कि व्यक्ति को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, जितने वोट उस क्षेत्र में डाले गए हैं उसका 50%। मान लीजिए 1 लाख वोट डाले गए हैं, 1 लाख वोट में चाहे उम्मीदवार कितने भी हो, जीतने वाले प्रत्याशी के लिए जरूरी है कि वो 50,001 वोट प्राप्त करें। 50,001, आधे से अधिक, 50% से अधिक वोट होने चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे 1 लाख वोट डाले गए, एक ने 30,000 लिए, एक ने 29,000 लिए, एक ने 25,000 लिए, एक ने 24,000 लिए, एक ने 18,000 लिए, ऐसे करेंगे। लेकिन अंतर नहीं, 50% किसी का नहीं, 30,000 लिया वो जीत गया। लेकिन यहाँ पर क्या जरूरी है, यहाँ पर जरूरी है 50% से ज्यादा वोट। यानी कि अगर 1 लाख वोट डाले गए तो जीतने वाले के लिए कम से कम 50,001 वोट लेना जरूरी होता है। पूर्ण बहुमत प्रणाली कहा जाता है। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। ये जो पूर्ण बहुमत प्रणाली, इसमें फिर 2 अलग सिस्टम हो जाते हैं। क्या क्या? पहली वैकल्पिक मत प्रणाली। इसमें मतदाता को प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के आगे अपनी प्राथमिकता 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इसमें याद रखिएगा, चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होगा। जो पूर्ण बहुमत प्रणाली, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जो है वो काम में नहीं लाई जा सकती। क्योंकि तरीका क्या है कि जो बैलेट पेपर दिया जाएगा मतदाता को, मतदाता जो भी उम्मीदवार होंगे उनके नाम के आगे पसंद लिखेगा। मान लीजिए 10 उम्मीदवार है तो 10 पसंद लिखेगा वो, कि सबसे ज्यादा पसंद वो किसको करता है उसके आगे 1 नंबर लिख देगा। फिर उसके बाद वो किसको पसंद करता है उसके आगे 2 नंबर लिख देगा। फिर उसको किसको पसंद करता है उसके आगे 3 नंबर लिख देगा। इसी प्रकार से क्रम से 10, अगर उम्मीदवार 10 है तो 10 लिख देगा, 4 है तो 4 लिख देगा, 6 है तो 6 लिख देगा। अपनी पसंद के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है वो लिख देगा। फिर विजयी होने के लिए प्रत्याशी को मत कोटा प्राप्त करना होता है। वोट डल गए, वोट डालने के बाद एक तरीका अपनाया जाता है जिसे कहा जाता है मत कोटा निकालना। देखिए कैसे मत कोटा निकाला जाता है। कुल डाले गए वैध मतों की संख्या में 2 का भाग देकर भागफल में 1 जोड़ा जाता है। जैसे अभी मैंने कहा आपको कि 1 लाख वोट डाले गए, मान लीजिए 4 आदमी चुने जाने हैं, एक ही आदमी चुना जाना है। उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं। अगर एक चुना जाना है तो क्या लिखा है, डाले गए वैध मतों की संख्या में 2 का भाग देकर, 2 का भाग देकर, यानी 1 लाख वोट डाले गए हैं तो भाग कितने का देंगे, 2 का। कितनी संख्या आई, 50,000। अब आगे क्या लिखा है, भागफल में 1 जोड़ा जाता है। 50,000 में 1 को जोड़ दिया, कितना आया, 50,001। इसका मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए, 50,001 वोट। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फर्क इतना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में
चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय नहीं बल्कि बहुसदस्यीय होते हैं, और वैकल्पिक मत प्रणाली में चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय होते हैं। प्रथम गणना पर मत कोटा प्राप्त न होने पर द्वितीय वरीयता देखी जाती है, सबसे नीचे के उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। अब मान लीजिए पहली गणना हो गई, किसी ने भी 50,000 वोट प्राप्त नहीं किए। अब क्या होगा कि सेकेंड जो क्या बोलते हैं वरीयता है वो देखी जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि मतपत्र पर पसंद के हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लिख देगा। 1 नंबर के वोट गिने जाएंगे, प्रत्येक उम्मीदवार के एक कितने आए हैं। अगर पहली गणना में मत कोटा प्राप्त कर लिया, यानी कि जो भी मत कोटा होता है, जैसे भी अपन ने कहा कि 50,001, तो वो विजेता हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसी उम्मीदवार के नाम की 2 नंबर की वरीयता देखी जाएगी, और जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको हटा दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये गणना चलेगी, तब तक चलेगी जब तक कि निश्चित मत कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी सदन में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में यही प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपरी सदन है जिसे सीनेट कहा जाता है उसमें, और भारत का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो भी वैकल्पिक मत प्रणाली के माध्यम से होता है। यह प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से मिलती जुलती है, किंतु आनुपातिक में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, इसमें एक सदस्य। अभी मैंने आपको ये क्लियर किया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और वैकल्पिक मत प्रणाली में एक ही अंतर है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चुनाव क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं, यानी कि एक स्थान से एक से ज्यादा उम्मीदवार चुने जाने होते हैं, जबकि वैकल्पिक मत प्रणाली में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी कि वहां से एक ही व्यक्ति चुना जाना है। दूसरी है द्वितीय मतदान प्रणाली। इसके अंतर्गत विजयी होने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 50% से अधिक प्राप्त करना होता है। वही बात अभी जो अपन ने वैकल्पिक मत प्रणाली में की थी कि डाले गए वैध मतों का 50% से ज्यादा मत जीतने वाले प्रत्याशी को लेना आवश्यक होता है। लेकिन इसमें और उसमें एक अंतर और है, यदि किसी प्रत्याशी को इतने मत न मिले तो सर्वाधिक मत प्राप्त 2 प्रत्याशियों के मध्य पुनः मतदान करवाया जाता है। याद रखिए अभी अपन ने की वैकल्पिक मत प्रणाली, इसमें पहली गणना में अगर 50% से अधिक वोट ले लेता है तो विजेता घोषित होता है। अगर पहली गणना में 50% वोट नहीं मिलते हैं तो सेकेंड वरीयता देखी जाती है। दूसरी वरीयता के बाद फिर से मतों की गणना की जाती है, सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी या तीसरी मतगणना के बाद 50% मत, या हम यूं कहें मत कोटा प्राप्त हो जाता है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि पहली गणना की जाएगी। पहली गणना में अगर किसी व्यक्ति ने 50% से अधिक वोट ले लिए तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और अगर पहली मतगणना में 50% वोट नहीं मिलते हैं तब दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा चुनाव केवल उन 2 उम्मीदवारों के बीच में होगा जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, बाकी सारे उम्मीदवारों को हटा दिया जाएगा। समझ में आया? पहली मतगणना में 50% वैध मत मिल जाते हैं, विजेता। अगर नहीं मिलते हैं दोबारा चुनाव होगा, 1 सप्ताह पश्चात चुनाव होगा, और उस चुनाव में सिर्फ 2 उम्मीदवार बचेंगे, वो 2 उम्मीदवार जिन्होंने पहली मतगणना में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं, बाकी सभी को हटा दिया जाएगा। और अब डायरेक्ट फाइट होगी, और इसमें जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति से होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय मतदान प्रणाली अपनाई गई है। तीसरा है सीमित मत प्रणाली। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। अभी अपन ने सारी बातें की, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की गई थी, इसमें निर्वाचन क्षेत्र क्या है? बहुसदस्यीय। इसका मतलब क्या है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज्यादा उम्मीदवार चुने जाने होते हैं। ये संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। प्रत्येक मतदाता को एक से अधिक किंतु चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या से 1 मत कम देने का अधिकार होता है। अब समझिए, मान लीजिए कि 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, 4 सदस्य, इसका मतलब किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुने जाने? 4। अब आगे क्या कहता है? प्रत्येक मतदाता को 1 से अधिक किंतु चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या से 1 से कम मत देने का अधिकार होता है। अगर 4 चुने जाने हैं तो 3 मत दे सकता है, 1 कम।
एक कम, इसका मतलब 4 चुने जाने हैं तो 3 दे सकता है, 3 चुने जाने हैं तो 2 दे सकता है, 5 चुने जाने हैं 4 दे सकता है। वोट ज्यादा होंगे। अभी अपन एक ही मत देते हैं, लेकिन सीमित मत प्रणाली में क्या है, एक से अधिक वोट देने का अधिकार होता है। कोई भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं देगा। यानी कि ये थोड़ा सा और समझिएगा कि मान लीजिए कि 4 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, 4 सदस्य यानी कि हम चुने जाने कितने, 4। मान लीजिए कि 10 आदमी खड़े हो गए, चुने जाने हैं 4, उम्मीदवार है 10। अब व्यक्ति के पास 3 वोट है, एक आदमी के पास 3 वोट है। अब वो 3 वोट जिसको चाहे दे सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को सारे वोट नहीं देगा। किसी एक व्यक्ति, वो ये नहीं सोच सकता है कि ABCD 4 चुने जाने हैं, मैं A को 3 के 3 वोट दे दूं, B को 3 वोट दे दूं, ऐसा नहीं होगा। वो किसी को भी दे सकता है, 10 उम्मीदवार है, किसी को भी दे सकता है। एक इसको दिया, एक दूसरे को दिया, एक तीसरे को दिया, जिसकी मर्जी उसको दे सकता है, लेकिन सारे के सारे वोट एक ही व्यक्ति को नहीं देगा। यानी 3 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के पास 2 मत होंगे। जितने सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा उससे 1 वोट कम देने का अधिकार मतदाता को होगा। कोई कंफ्यूजन होता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। एकत्रित मत प्रणाली, इस प्रणाली में भी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं। क्लियर बात है। निर्वाचन क्षेत्र क्या है, बहुसदस्यीय। इट मीन्स एक जगह से एक से ज्यादा उम्मीदवार चुने जाने हैं। इस प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि चुने जाने होते हैं, मतदाता उतने ही मत देता है जितने। इसमें अपन ने ऊपर वाले में क्या कहा, 4 चुने जाने 3 वोट देगा, 3 चुने जाने 2 वोट देगा, 5 चुने जाने 4 वोट देगा। लेकिन एकत्रित मत प्रणाली क्या कहती है कि जितने चुने जाने हैं उतने ही वोट देगा। यदि 4 चुने जाने हैं तो 4 देगा, 5 चुने जाने हैं तो 5 देगा, 3 चुने जाने हैं तो 3 देगा। मतदाता चाहे तो अपने समस्त मत किसी एक ही प्रत्याशी को दे सकता है। ऊपर वाले में सीमित मत प्रणाली में क्या बात हुई थी कि मतदाता सारे के सारे वोट एक प्रत्याशी को नहीं दे सकता। यहां पर एकत्रित मत प्रणाली क्या कहती है कि मतदाता की मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसे वोट दे सकता है। चारों के चारों वोट एक ही आदमी को दे सकता है। ऐसा भी कर सकता है 1 वोट किसी को दे, 3 वोट किसी को दे। ऐसा भी कर सकता है 2 वोट किसी को दे, 2 वोट किसी को दे। जैसी उसकी मर्जी मतदाता की, वो उस हिसाब से अपने वोट दे सकता है। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि चुने जाने होते हैं, तो प्रत्येक मतदाता को 4 मत देने का अधिकार होता है और अपने 4 मत कैसे भी दे सकता है किसी एक ही उम्मीदवार को या अलग अलग को। जिसकी मर्जी, जैसी मर्जी मतदाता की, वैसे अपने वोटों का इस्तेमाल कर सकता है। सारे के सारे वोट चाहे तो एक ही व्यक्ति को दे सकता है, और अगर चाहे तो अलग अलग व्यक्तियों को भी अपने वोट दे सकता है, जैसे उसकी मर्जी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, किसी संप्रदाय विशेष को पृथक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। भारत में वर्ष 1909 के भारत शासन अधिनियम से मुसलमानों को 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम से सिखों और ईसाइयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय है। जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था उस समय 1909 में मुसलमानों को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1909 के भारत शासन अधिनियम से मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया। यानी कि मुसलमानों को चुनने का अधिकार मुसलमानों को ही दिया। इसे कहा गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद, विरोध के बावजूद भी 1919 में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बना उसमें सिखों को दिया गया, और 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें ईसाइयों को भी प्रत्यक्ष से प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि संप्रदाय विशेष के आधार पर किसी संप्रदाय विशेष को अलग से प्रतिनिधित्व देना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्यीय होता है। विधानमंडल में स्थानों का बंटवारा संप्रदाय विशेष के आधार पर किया जाता है। एक संप्रदाय विशेष का मतदाता अपने संप्रदाय विशेष के उम्मीदवारों को ही मत देगा। क्या लिखा है इसमें, इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्यीय होता है। यानी कि जैसे कि अभी वर्तमान में भारत में है, निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्यीय है। एक स्थान से एक ही व्यक्ति चुना जाता है, और विधानमंडल में जितने भी स्थान होते हैं, मान लीजिए जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 200 स्थान है, तो 200 स्थानों में से कुछ स्थान किसी संप्रदाय विशेष के लिए आरक्षित कर देंगे। जैसे फला 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 जगह से केवल इस संप्रदाय विशेष का व्यक्ति ही उम्मीदवार होगा, और
उस जाति के जो लोग हैं वो अपने ही उम्मीदवार को मत देंगे, अपने ही संप्रदाय विशेष के उम्मीदवार को मत देंगे। इसको कहा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। स्थानों का आरक्षण, किसी एक वर्ग विशेष के लिए सदन में स्थानों को आरक्षित करना स्थानों का आरक्षण कहलाता है। किसी एक वर्ग विशेष के लिए, किसी एक जाति विशेष के लिए सदन में, यानी कि जैसे कि लोकसभा है, जैसे कि राज्यों की विधानसभा है, इसमें स्थानों का आरक्षित करना आरक्षण कहलाता है। जैसे कि अभी भारत में प्रचलित है, लोकसभा में भी, राज्यों की विधानसभाओं में भी चुनाव जब होता है तो SC और ST के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं। वो क्षेत्र जहाँ स्थान आरक्षित होता है वहाँ पर उसी जाति विशेष का व्यक्ति ही उम्मीदवार होगा और उसी जाति विशेष का व्यक्ति ही जीतेगा, यानी कि दूसरा उम्मीदवार वहाँ से खड़ा नहीं हो सकता। इसे कहा जाता है स्थानों का आरक्षण। इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होते हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे भारत में है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर केवल उसी आरक्षित श्रेणी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, दूसरी जाति विशेष का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। वर्तमान में भारत में संसद व राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अभी हम बात करें भारत में संसद में और राज्यों विधानमंडलों में स्थानों का आरक्षण लागू है। SC और ST को जाति के आधार पर, सामाजिक मापदंड के आधार पर आरक्षित किया गया है। कार्य या व्यवसाय संबंधी प्रतिनिधित्व है। इस पद्धति के अनुसार प्रतिनिधियों को उनके व्यवसाय के आधार पर चुना जाता है। निर्वाचन पद्धति का बुनियादी आधार वृत्ति या पैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि चुनाव का आधार जो है पैसा होना चाहिए, यानी कि उसका कार्य क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। और वो ये कहते हैं कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की समस्या को एक डॉक्टर समझ सकता है। जैसे व्यापारी है, व्यापारी की समस्या को एक व्यापारी समझ सकता है। जैसे एक वकील है, एक वकील की समस्या को एक वकील ही समझ सकता है। जैसे श्रमिक है, श्रमिक की समस्या को श्रमिक ही समझ सकता है, दूसरे व्यक्तियों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रमिकों का चुनाव श्रमिक करे, वकीलों का चुनाव वकील करे, डॉक्टर्स का चुनाव डॉक्टर करे, व्यापारी का चुनाव व्यापारी करे, शिक्षकों का चुनाव शिक्षक करे, सब कुछ उसके आधार पर, ताकि वो अपने वर्ग विशेष की, अपने कार्य या व्यवसाय विशेष की समस्याओं पर फोकस कर सके और उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इसे कहते हैं कार्य या व्यवसाय का सिद्धांत। ये मानते हैं कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रमिक, वकीलों का प्रतिनिधित्व वकील और डॉक्टरों का डॉक्टर करे, ताकि वो अपने पक्ष की बात वहाँ पर रख सके। इस विचार के समर्थक है सिडनी वेब, ग्राहम वालास, GDH कोल, श्रेणी समाजवादी और बहुलवादी। ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि व्यवसाय के आधार पर और कार्य के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये 7 जो बातें अपन ने की, 7 जो बिंदु देखे, ये वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों में निर्वाचन से जुड़ी हुई प्रणालियों के रूप में प्रचलित है। अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है, कहीं पर किसी प्रणाली को, कहीं पर किसी प्रणाली को अपनाया गया है। और इनमें जो बात की उनमें कुछ प्रणालियां भारत में भी प्रचलित है। थोड़ा सा संक्षिप्त में आगे और कर लेते हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित है? पहला प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, और इसके समर्थक है हॉब्स और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ये क्या कहते हैं? इसका मूल मंत्र है कि शासक वर्ग ही लोकहित का सर्वोत्तम रक्षक है, यानी जो शासक है उसी के द्वारा जनता का हित हो सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जनता का भला करेगा, जनता का कल्याण करेगा तो कौन करेगा? शासक वर्ग करेगा। और राष्ट्रतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त कार्यपालिका, ये मानकर चलते हैं कि राष्ट्रतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। राष्ट्रतंत्र से अच्छी किसी शासन प्रणाली को इन्होंने नहीं माना है। आज हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, लेकिन हॉब्स और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे विचारक ये मानते हैं कि राष्ट्रतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इस सिद्धांत में सत्ताधारियों पर जनसाधारण का नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि जो भी शासक है उसके ऊपर जनता किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं रख सकती। किसी प्रकार से वो जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। शासक वर्ग जनता के अधीन नहीं है, जनता उनको हटाने का अधिकार नहीं रखती, जनता उनको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखती। अतः बहुत से विचारक इसे अलोकतंत्रीय मानकर अस्वीकार करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप में ये सही नहीं है कि जनता का किसी भी प्रकार से नियंत्रण शासक वर्ग पर ना हो। इसलिए बहुत से विचारक इस बात को स्वीकार
नहीं करते। दूसरा है रूढ़िवादी सिद्धांत और इसके समर्थक हैं एडमंड बर्क और जेम्स मेडिसन। ये क्या कहते हैं, ये सार्वजनिक नियंत्रण को तो स्वीकार करते हैं परंतु ये शासन प्रक्रिया में जनसाधारण की सहभागिता की अनुमति नहीं देते। ये तो कहते हैं कि जनता का नियंत्रण होना चाहिए शासक वर्ग पर, लेकिन कैसे होना चाहिए इस बारे में ये बात नहीं करते। और ये कहते हैं कि जनसाधारण को शासन प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। शासन प्रक्रिया यानी कि आम जनता जो है शासन प्रक्रिया में किसी प्रकार की सहभागिता न दिखाए, वो शासन व्यवस्था से दूर रहे। हाँ, किसी न किसी रूप में शासन पर नियंत्रण जरूर जनता का होगा, लेकिन जनसाधारण की भूमिका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नहीं होगी। इसके अनुसार जनसाधारण का विशिष्ट वर्ग में से ही अपने शासकों का चयन करना चाहिए। यानी कि आम जनता किसको चुनेगी, जो एलाइट ग्रुप के लोग होंगे, जो अभिजन वर्ग के लोग होंगे, जो समाज के ऊंचे तबके के लोग जो होंगे, समाज में जो वरिष्ठ लोग होंगे, जो बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति जो लोग होंगे, केवल उन्हीं का चुनाव शासन के रूप में करना चाहिए। बाकी आम जनता को इसमें कोई भी भाग लेने का अधिकार नहीं। तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। इसके समर्थक हैं जॉन लॉक और थॉमस मैकफर्सन। ये कहते हैं ये सिद्धांत सबसे अधिक लोकतंत्री है। इसके अनुसार सभी को लोग समान है, इसलिए वह सब शासन करने में समर्थ है। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने निर्वाचक का संदेशवाहक है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत माना जाता है प्रतिनिधित्व का, उदारवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक जॉन लॉक और थॉमस मैकफर्सन। ये क्या कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान है, समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सभी समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है, सब लोग समान है। और सब में शासन करने के गुण है, सब में शासन करने के समान गुण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने निर्वाचक का संदेशवाहक, निर्वाचक यानी कि जो मतदाता है उसका संदेशवाहक है। निर्वाचक यानी कि मतदाताओं ने उसको चुना है और अपनी समस्याओं का निराकरण करने की अपेक्षा उससे की है, इसलिए वो अपने मतदाताओं की समस्याएं जो भी उनका निराकरण करना चाहता है, ये सभी व्यक्तियों की योग्यताओं में विश्वास करता है। अंतिम है आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत। इसके समर्थक है रूसो व वामपंथी। ये प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र को अस्वीकार करते प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक। चूंकि रूसो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी दिया था, इसलिए ये लोकतंत्र को तो स्वीकार करते हैं लेकिन प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनका मानना है कि शासन प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, सब कुछ जनता के हाथ में होना चाहिए, जनता ही कानून बनाए, जनता ही शासन करे, जनता ही निर्णय करे, सब कुछ जनता, लेकिन जनता के प्रतिनिधि नहीं, खुद जनता। इसीलिए इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। आमूल परिवर्तनवादी सर्वाधिक प्रगतिशील होते हुए व्यवहारिक नहीं है। उदारवादी सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त कहा जा सकता है। हालांकि आमूल परिवर्तनवादी सर्वाधिक प्रगतिशील है, ये डायरेक्ट रूप में जनता की सहभागिता को मानता है, लेकिन आज विशाल राष्ट्र राज्यों में जिनकी जनसंख्या लाखों करोड़ों अरबों में है, वहाँ पर जनता का प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाना संभव नहीं है। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति इतना सक्षम भी नहीं होता और शासन व्यवस्था की इतनी समझ भी उसमें नहीं होती, इसलिए वो उचित निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए ये हालांकि ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, लेकिन फिर भी इसको इतना योग्य सिद्धांत नहीं माना जाता। जो अभी उदारवादी सिद्धांत की बात की थी, जिसने जॉन लॉक मैकफर्सन ने दिया था, वो सर्वाधिक उत्कृष्ट सिद्धांत माना जाता है। तो ये है विभिन्न निर्वाचन प्रणालियां और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। आशा सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपकी समस्या आती है, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर रखिए, और अगर आप चाहें तो आप मुझसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 94 144 020 85, 94 144 02085। कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप बात करके अपने समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और पुनः एक निवेदन, अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।